ऑफ चैप्टर 6, ठीक है, ये मैं फिर आपको भेज दूंगा इसके ऊपर। अच्छा जी, चैप्टर 6 है स्केल ऑफ इकोनॉमीज, इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड ट्रेड। स्केल ऑफ इकोनॉमीज हम इसको कैसे करेंगे, इसमें आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और ये रिटर्न्स टू स्केल जो है, ये स्केल किस चीज़ को बता रहा होता है, उस आपके पैटर्न को या उसके आउटपुट को जिस रेशो से आ रहा होता है उसको बता रहा होता है कि आपने अगर इनपुट जिस रेशो से, फॉर एग्जांपल अगर 10% से इंक्रीज किया है तो प्रोडक्ट या आउटपुट अगर 10% से ज़्यादा से आ रही है, चेंज हो रही है, इट मीन्स कि तो वो क्या है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, या यस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या उसको हम सिंपल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कह रहे होते हैं। और बिल्कुल अगर सेम रेशो से आ रहा है तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, और ठीक अगर वो लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है तो जाहिर बात इसका मतलब है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो कहला रहा होता है। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी आपसे हम्म। कि सर अगर आप कह रहे हैं कि जी जो प्रोपोर्शन है, जो इनपुट प्रोपोर्शन मतलब इनपुट के हम्म, जो 10% से जा रहा है और आउटपुट आपका 10% से ज्यादा या इक्वल आ रहा है, हम्म, तो सर इनपुट में भी तो डिवीजन है ना, जैसे वेजेस है या आप मशीनरी कह दें, कैपिटल कह लें हम्म, या आप रेंट कह लें, तो हम्म। सर इसमें भी फिर इनकी अलग, इनकी क्यूमुलेटेड परसेंटेज की बात हो रही है, कंबाइंड परसेंटेज की बात हो रही है कि इनपुट का जो 10% जो कह रहे हैं वो कंबाइंड की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल? नहीं नहीं, इसका मैं सिर्फ आपको बताया तो, देखिए जी हमने इससे पहले एक मार्जिनल या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स पढ़ा होगा आपने। ये जी माइक्रो जी इकोनॉमिक्स का एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, कि ठीक आप है। जो एक यूनिट का किसी का बढ़ाते हैं तो जो एडिशनल जो है इनपुट या एक यूनिट ऑफ इनपुट बढ़ाने से उस आउटपुट हम्म पे क्या फर्क पड़ता है, वो और वो हमेशा हर इजाफे के साथ साथ कम होता टोटल जो रहता है। होगा वो कम होता जाएगा, डिमिनिश होता जी जाएगा। ये एक डेफिनेटली हमारा जो है क्या यस, कहते हैं बेसिक है। बेसिक। लेकिन हाँ, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है जिसको हम ये एक, उससे अगर हम देखें तो बिल्कुल एक अलग चीज नजर आती है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जब ये एक बेसिक प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि जिस तरह से हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं लेकिन आउटपुट जो है उस रेशियो से इंक्रीज नहीं होता है बल्कि डिक्रीज हो रहा होता है, यही है ना सारा। ठीक है हम्म। ना, इसी वजह से हमने देखा है कि जनाब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डाउनवर्ड स्लोपिंग, मार्जिनल यूटिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हो, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो, जिसका भी मार्जिनल है वो सबका सब जो है वो नीचे जा रहा होता है। ठीक है ना, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का जो कर्व क्योंकि डाउनवर्ड होता है, लेकिन वो जो वेज रेट को जहाँ पे टच करता है उसको हम कहते हैं कि ये एक आपका ये लेबर मार्केट यहाँ क्लियर होती है, राइट, यही चीज थी ना उसके ऊपर। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, हम एडिशनल या वन यूनिट पे नहीं देख रहे हैं। हमने कहा कि जनाब हमने ये बढ़ाया, अब टोटल कितना आया, टोटल पे कितना फर्क आया, उस टोटल को जो है फिर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल आउटपुट को टोटल इनपुट से, तो वो तो एक एवरेज आ जाता है। वो एवरेज जो है, जो मूविंग एवरेज जो चेंज हो रहा है, एक्चुअली हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, कि ये जो है हमने एक बढ़ाया तो हमने सिर्फ उस एडिशनल का नहीं देखा, बल्कि बिल्कुल हमने जीरो से लेके आगे तक जो आया है उसका एवरेज, और उससे पहले जो जीरो से लेके वहां तक था, फॉर एग्जांपल एन, जीरो से लेके एन तक था उसका, और फिर जीरो से लेके n+1 उस पे क्या चेंज आ रहा है। ठीक है ना, ये चेंज देखा जा रहा होता है। ठीक सर है, इट इसी, मीन्स कि यहाँ हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, नहीं शॉर्ट रन के अंदर भी ऐसा हो तब सकता हम है, स्केल इकोनॉमीज में। नहीं अच्छा दोनों में हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है। देखिए, अच्छा। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हम उसको किस सर तरह आप से इसका करते हैं। ग्राफ बना के बता सकते हैं, जी हाँ जो बिल्कुल, अभी वो अगला हमारा लॉ ग्राफ ही ऑफ है। डिमिनिशिंग। हाँ देखिए, अगला ग्राफ ही आ रहा है। अब ये असल में यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना इसके अंदर, कि हम जब ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो फिर वो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, वो तो ग्राफ की वजह से तो पिछला लेक्चर भी सही से वो बोर्ड की वजह से नहीं हो सका था, लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का जो फ़र्क है, ये आप ये ना कहें कि ये 1 साल है और 1 साल से कम है, या 2 साल है या 2 साल से कम है, नहीं। हम कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म के अंदर, अगर एक इतने अरसे तक कि जब आप इनपुट चेंज, सारे के सारे इनपुट चेंज ना कर सकें, या एटलीस्ट एक इनपुट को आपको कांस्टेंट रखना पड़े, तो आप समझें कि ये शॉर्ट रन है।
ठीक है ना? ठीक। तो ये है इसके ऊपर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये जो है इसको स्लाइड बता रही है कि अब इसमें क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी आउटपुट की बात हो रही है। जाहिर है कि जब हम इनपुट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, इसमें तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, तो बिल्कुल एक जनरल सी चीज़ है। ठीक है, अब ये है कि इसके ऊपर डिफरेंट इन्होंने दिया हुआ कि जैसे ये 25 है, क्वांटिटी 25,000 है, टोटल कॉस्ट आपकी आ रही थी $650,000। ठीक है, अब जाहिर है कि 650 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे 650 से, तो ये तकरीबन जो आएगा 624 और 26 आ रहा है सर। जी तकरीबन 26 आ गई। ठीक है ना, ये राइट, ये आपका कॉस्ट पर यूनिट हो गया। 25 को हमने किया, ये टोटल कॉस्ट है, तो ये 26 आ गया, ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर। फिर उसके बाद जब बढ़ा तो ये तो बढ़ गया यहाँ पर 50, जब 50,000 हुआ तो फिर जो है तकरीबन ये जो है आपकी इनपुट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्शन भी बढ़ गई इसके ऊपर। अब इसके ऊपर टोटल पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, तो वो पता लगा कितनी आ रही है, 23 आ रही है। कि देखें इसके अंदर टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है, लेकिन अब जब हम उसको पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, तो वो जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जनाब उससे फिर मजीद नीचे जो है वो कम नहीं हो रही होती है। ठीक है ना, तो ये आप समझें कि ये हम कहते हैं कि स्केल ऑफ इकोनॉमीज जो है इस तरह से कि है क्या इसके ऊपर, स्केल इकोनॉमीज एग्जिस्ट फॉर द रेंज ऑफ प्रोडक्शन अप टू 100,000 यूनिट्स, सो एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग एज आउटपुट इंक्रीज इन दिस रीजन। अगर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर बात है क्या कहते हैं, तो स्केल ऑफ इकोनॉमीज जो है वो क्या है, एवरेज एवरेज प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं किसको जाहिर कर रही होती है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इस तरह से देखा जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जो मार्जिनल कॉस्ट है किसी की, वो इस वजह से डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ये स्केल ऑफ इकोनॉमीज जो ये आपका पर यूनिट गिरता चला जा रहा है, जाहिर है कि इसकी डिफरेंट रीज़न होती हैं। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हर इंडस्ट्री के लिए होगा, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाहिर बात है डिफरेंट भी होगा, सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसके कम होने की वजूहत क्या होती है, क्योंकि देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो प्राइस होती है वो डिफरेंट इसी वजह से आ रही होती है। चाइना के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसका जो है क्या कहते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के अंदर। बाकी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी एग्जाम्पल नहीं आएगी इसकी, लेकिन चाइना के अंदर जो है इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल आती है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो बहुत ज़्यादा तादाद में बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि दुनिया में कोई दूसरा जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। क्या वजह हो सकती है इसकी, दो वजूहत होती हैं, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कहता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो आपका किससे डील कर रहा होता है, एक्चुअली इट डील्स विद द इंटरनल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी वजह से अगर आपका जो पर यूनिट कॉस्ट नीचे आती चली जा रही है, वो जाहिर बात है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहला रही होगी। वो क्या है, साइज ऑफ द इंडिविजुअल फर्म मैटर्स, लार्ज फर्म्स हैव अ कॉस्ट एडवांटेज ओवर स्मॉल फर्म्स। ठीक है, किस वजह से, इसलिए कि जो जी 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 कहिए जी सर, लार्जर फर्म्स की ज़ाहिर एडवांटेज है, ज़ाहिर कॉस्ट कम होती है एज कंपेयर टू स्मॉलर फर्म्स, ओवरहेड्स कम हो जाते हैं ना सर। जी जी बिल्कुल, देखिए जो लार्ज फर्म होती है और स्मॉल फर्म के, ज़ाहिर बात है हम तो कंपेयर करके बात कर रहे होते हैं ना, तो स्मॉल फर्म जो होती है उसके पास मशीनरी जो होगी, जो कैपिटल होगा वो कम यूज़ हो रहा होगा, और उसको कंपैटिबल जो आपको दूसरे इनपुट यूज़ करने वो भी ज़ाहिर बात है कम होंगे, जिसकी वजह से उसको जो है क्या कहते हैं ज़्यादा कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जो होगी एज़ कम्पेयर टू दैट कंपनी और दैट फर्म कि जिसका एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसके पास कैपिटल लगा हुआ है, और कंपैटिबल जो उसको जो चाहिए लेबर वो भी ज़ाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो वो जब पूरा टोटल निकालता है तो वो हमेशा क्या होता है, वो कम होता है। क्योंकि देखें मैं इसकी एग्जांपल
कभी कभी घर में इस तरह से जो है वो दिया करता हूँ कि एक जो किसी बड़े होटल के अंदर जो है वो बहुत जिस तरह से वो एक बिरयानी बना के दे रहा होता है, मेरा ख्याल है कि अगर घर में आप बना रहे होंगे तो शायद कॉस्ट ज़्यादा ही आए उसके ऊपर। सही है ना? प्रोडक्शन लेकिन ज्यादा होती है उनकी। ठीक है ना, अगर हम पर प्लेट के लिहाज से देखेंगे तो शायद घर में कुछ ज़्यादा उस पर कॉस्ट आएगी एज कम्पेयर टू कंपैरेटिवली जो वहाँ पर, जबकि वहाँ पर वो होटल का किराया भी दे रहा है, मजदूरों को तनख्वाह भी दे रहा है, खुद भी कुछ कमा रहा है, जाहिर बात है ऐसे नहीं कि नहीं कमा रहा होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद लेकिन अगर कंपेयर कर रहे होंगे तो शायद उसको पर प्लेट अगर 50 रुपये आ रही होगी तो घर के अंदर कम से कम पर प्लेट जो है वो 50 से ज़्यादा ही आ रही होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो है क्या कहते हैं यहाँ पर एक डिफरेंट जो है वो हो जाता है। और स्मॉल फर्म जो होती है इसी वजह से वो बड़ी फर्म्स का जो है क्या कहते हैं मुकाबला नहीं कर सकती। या दूसरी एक चीज़ और भी होती है कि जैसे जो बड़ी फर्म्स होती हैं अगर वो देख रहे हैं कि नहीं जनाब छोटी फर्म्स आ गई हैं और इसके ने उनका फिर भी जो है वो अगर वो जो है कम लागत पे जो है प्रोड्यूस कर रही हैं और सेल कर रही हैं, इवन कि बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट पे कर रही हैं, तो फिर ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कॉस्ट से कम के ऊपर भी सेल कर सकती हैं। जब वो कॉस्ट से कम पे ऊपर भी सेल करती हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा दिनों तक अपने लॉस को बर्दाश्त कर सकती हैं। फिर इस लॉस की वजह से क्या होगा कि जो छोटी फर्म होगी वो ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करती है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री से आउट हो जाती है। जब वो इंडस्ट्री से आउट हो जाती है तो फिर ये दोबारा जो है क्या कहते हैं जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो अपने प्राइस को बढ़ा देती हैं। या बहुत सारी जो बड़ी फर्म्स होती हैं, जो बड़े बड़े जाइंट्स जो किस्म के लोग होते हैं, वो अपनी प्राइस ही कुछ इस तरह से रखते हैं कि जनाब उसी प्राइस को देखते हुए छोटी फर्म्स उनको फॉलो कर रही होती हैं, अदरवाइज जाहिर बात है कि वो मार्केट के अंदर नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये एक इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एक तो ये एक सीधी सीधी बात होगी। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो है अच्छा जी, ये इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो हो गई। If scale of economies are modest, moderate, there is a room in the industry for a large number of firms. ठीक है, अगर जो है क्या कहते हैं, देखें जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि कंपटीशन वहाँ पर इतना ज़्यादा है कि जनाब जो उस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अटेन नहीं कर सकता, अचीव नहीं करेगा, वो ज़ाहिर बात है मार्केट से आउट हो जाएगा। अब उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब कि वो फिर यही चीज़ जो होती है मार्केट के कंपटीशन लेवल को भी बता रही होती है। हमारे यहाँ कंपटीशन का लेवल किस तरह से, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, डिओपली है, जो कुछ भी है, या मोनोपोली है, इस तरह की चीज़ें जो है हम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये मार्केट टू मार्केट या मार्केट की स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर डिफरेंशिएटेड अ माइल्ड फॉर्म ऑफ imperfect competition called monopolistic competition exists. ये where a large number of firms compete vigorously with each other in producing and selling the variety of the basic products. के monopolistic competition के अंदर जो है वो ये थोड़ा सा जो क्या कहते हैं economies of scale का जो होगा वो थोड़ा सा लेवल कम होगा एज कम्पेयर टू परफेक्ट कंपटीशन के, इसलिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होती है जहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है वहाँ पर हर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि नहीं जनाब आप टूथपेस्ट तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है जिसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन हर किसी का जो है जायके में और उसके परफॉर्मेंस में या उसकी चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो बिल्कुल एकदम जिसको हम कहते हैं कि 100% बिल्कुल उस जैसी नहीं होती है। तो क्योंकि अपने आप को डिफरेंशिएट रखने के लिए दूसरे से उसको अपना फार्मूला और उसको अपनी चीज़ों जो है थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट मेथडोलॉजी भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़रा चाहिए होती है। तो वहाँ पर जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, अच्छा, इफ़ अ लार्ज few large firms dominate the global industry perhaps because of the substantial scale of economy. ओलिगोपोली के अंदर इन्होंने ये कहा हुआ है कि जनाब कि जब पूरी दुनिया की अगर हम बात कर रहे हो, वैसे तो अगर आप कहेंगे कि नहीं जनाब है क्या कि परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल होती है, तो उसके अंदर जैसे कि ये मैंने बताया आपको कि वहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कम रहेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन जो है कम हुआ है तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन जो ओलिगोपोलीज होगी वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मोनोपोली के अंदर शायद ये बहुत ही ज़्यादा हो जाए।
ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें तो फिर आप मोनोपोली को तो भूल जाएं उसके अंदर। वहाँ पर मोनोपोली जो है किसी चीज़ की नहीं हो सकती है, और वो जो मोनोपोली होगी वो किसी एक ही सूरत में हो सकती है। वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो किस तरह से अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन रखते हैं, तो वो उसमें चीज़ों को मोनोपलाइज किस तरह से करते हैं और किस तरह से कार्टेल्स बनाते हैं ओपेक जैसे वगैरह, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें, क्योंकि प्रॉफिट तो उसी के अंदर ही जो है वो अर्न होगा। अच्छा, ओलिगोपोली क्या है? सॉरी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इसका मतलब है कि वो हम उसको ओलिगोपोली मार्केट जो है वो कह सकते हैं। इसलिए कि यहाँ से सारी छोटी जो क्या कहते हैं फर्म्स होंगी वो सब निकल जाएंगी, जो बड़ी जाइंट फर्म्स होंगी सिर्फ वही रह जाएंगी, और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही होंगी, जिसकी वजह से एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल में थोड़े से लोग ही रह जाएंगे, थोड़ी सी फर्म ही रह जाएगी। लेकिन ये जिसको मैं कहूँ ना कि एक कोई कंक्रीट कोई चीज़ नहीं है ये कि नहीं जनाब बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसके अलावा डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, चाइना के अंदर ओलिगोपोली नहीं है, ज़्यादातर जो है वो मेड इन चाइना के नाम से चीज़ बिक रही होती है। पता नहीं कितने सारे नाम होते हैं जो कि चल रहे होते हैं, लेकिन वो सस्ती तरीन चीज़ें जो है बेच रहे होते हैं, सिर्फ किस वजह से कि वो जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से उनकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो सबसे कम आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखें, जब भी कोई थ्योरी होती है वो आपका पैटर्न, जो जर्नल पैटर्न है वो ज़रूर बता देती है। इसी वजह से अब क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर भी जो है अब बाकायदा तौर पर कुछ ब्रांडिंग चीज़ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ये मेड इन चाइना के नाम से अब जो है वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, लेकिन कोई ना कोई उसका ब्रांड नेम जो है अब उठता हुआ आ रहा है, जो बाकी जो छोटी इंडस्ट्री है, जो चाइना की छोटी इंडस्ट्री जो कि हमारे यहाँ की बड़ी इंडस्ट्री के भी बराबर हो सकती है, उसको थोड़ा सा मार्केट से आउट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं कि नहीं जनाब वो स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल दुनिया भर में सबसे बड़ा जो उसका जो एक्सपोर्टर है वो कौन है? वो चाइना है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिलें यूज़ होती हैं वो भी कहाँ यूज़ होती है? चाइना के अंदर। इसका मतलब है कि चाइना को सिर्फ अपनी ही इंडस्ट्री के लिए प्रोड्यूस नहीं करना है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोड्यूस वो कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि जनाब वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए कैसे? उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना इस तरह से शुरू कर दी है कि भाई बजाय इसके कि चाइना से, जिसको कि एक होता है, एक कहलाता है CBU कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, ठीक है, और एक होता है CKD कंप्लीट नॉकडाउन। तो वो चीज़ें जो बेच रहा है वो कंप्लीट नॉकडाउन। कंप्लीट नॉकडाउन किस तरह से है कि एक मोटरसाइकिल है, उसके सारे पार्ट्स जो है उसने एक डब्बे में बंद किए और वो भेज दिया वहां पर, या वहां पर ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि जनाब इसी डब्बे को खरीदती हैं और वो जो है क्या कहते हैं सबको फिट करती हैं, असम्बल करती हैं, फिर वो आगे बेच रही होती है। इसलिए कि वो जो मोटरसाइकिल की जो सारी चीज़ें बन रही हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है अगर सबको जो है क्या कहते हैं बाकायदा CBU कहलाते हैं ना, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट करना शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से वो अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लेवल बरकरार रखने के लिए वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा जा रहे हैं, और वो CKD, पाकिस्तान के अंदर भी जो ज़्यादातर जो है ये हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो CKD इंपोर्ट करती है, कंप्लीट नॉकडाउन इंपोर्ट करती है, और फिर वहाँ पर आके जो है इसको असम्बल करके और फिर जो है वो आगे इसको बेचा जा रहा होता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप CKD इंपोर्ट तो करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं कि आपको सर्टेन परसेंटेज है कि जो कि आपको लोकल कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़्यादातर 4 व्हीलर्स के लिए है, और ये 2 व्हीलर्स के लिए इस तरह की कोई एज सच कोई ज़्यादा पाबंदी नहीं है। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सस्ती मोटरसाइकिलें जो हैं यहाँ पर मिल रही होती हैं। अच्छा, फिर आ जाता है एक्सटर्नल स्केल ऑफ इकोनॉमीज। ये तो एक मैंने इंटरनल बता दिया कि नहीं जनाब आप बहुत ही एफिशिएंटली अपने जो है वर्कर्स को यूज़ कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको ट्रेन करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो अचीव कर सकें अपने इनपुट के थ्रू। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक्सटर्नल स्केल भी होती हैं। एक्सटर्नल इस इकोनॉमी स्केल ऑफ इकोनॉमीज को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है नेशनल एडवांटेज होता है, किसी को नेशनल ज्योग्राफिक एडवांटेज होता है, और दूसरा ये होता है कि नहीं जनाब आप जो है क्या कहते हैं कुछ क्लस्टर्स बना लेते हैं कि वहाँ पर जो है उसको कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जनाब हमने ये कह दिया कि फैसलाबाद जो है वो एक ऐसी जगह है, हमने जो कर दी कि जनाब यहाँ सिर्फ टेक्सटाइल का क्लस्टर है, यहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस होगी ये सिर्फ टेक्सटाइल के ज़रिए से होगी।
अब होगा क्या उसकी वजह से कि जितने भी उससे एसोसिएटेड जो नॉन टेक्सटाइल सर्विसेज हैं या नॉन टेक्सटाइल जो आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर, वो भी जो है वहाँ पर मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल क्या चीज़ हो सकती है कि जनाब वो कंपनीज़ जो कि अपना ऑर्डर प्लेस करती हैं, वो कंपनीज़ अपना जो है एक लाइजन ऑफिस वहाँ पे खोलती हैं, वहाँ पे शिपिंग कंपनी जो है क्या कहते हैं अपना ऑफिस खोलती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो एक जगह मौजूद हैं, उसको खुद कहीं जाना नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपना प्रोड्यूस करेगा, बाकी सारे लोग जो हैं उसको डिस्बर्स करने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। वहाँ पर जो है क्या कहते हैं जो भी एक टेक्सटाइल के हवाले से जो आपका लेबर इनपुट है स्किल्ड, वो भी वहाँ पर जो है खुद ब खुद अवेलेबल होगा, वो कहीं और नहीं जाएगा, इसलिए कि उसको पता है कि उसकी जगह यहीं पर है, वो इधर उधर जो है क्या कहते हैं वॉन्डरिंग नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्लस्टर एक डेवलपमेंट होती है। क्लस्टरिंग की वजह से आपका जो है जिस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा आपका जो है खर्चा आ रहा होता था, वो अब उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक सर एक क्वेश्चन है जी कि अभी आपने कहा कि जैसे हमने फैसलाबाद को एक क्लस्टर बना दिया टेक्सटाइल का। अब फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्ट होता होगा वो तो किसी मतलब जो शिपमेंट पॉइंट होता होगा उसके करीब होता होगा, यानी जहाँ से कार्गो होता है, यानी जो जी जी उसको क्या कहेंगे, जो पोर्ट हमारी जैसे ये पोर्ट की बात कर रही पोर्ट, है ना। हाँ, जो जी जी हमारे पोर्ट्स होते हैं उनके करीब होता होगा। अब जैसे फैसलाबाद है तो उससे जो चीज है वो किस तरह यहाँ तक आती होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे फिर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरह अचीव करते होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आपका अच्छा सवाल है इसके ऊपर। देखें, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक चीज़ की हुई है, वो कहते हैं जनाब कि वहाँ ड्राई पोर्ट होगा, एक तो पोर्ट होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप गूगल करके देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ड्राई पोर्ट्स मौजूद हैं, वो ड्राई पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक अच्छा, तो यानी इसीलिए सियालकोट में एयरपोर्ट बना। नहीं वो उसको एक ड्राई पोर्ट मौजूद है वहाँ से, मतलब देखें ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, एक होती है इंटरनेशनल, ये कहलाता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। कंपनीज होती हैं जो कहते हैं कि नहीं जनाब हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से कि सबसे पहले थ्रू लैंड जाएगा, कहाँ से, फैसलाबाद से लेके कराची आएगा, कराची से कार्गो जो है वो शिप के ज़रिए वहाँ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसको भेजना है, जैसे मैं कह देता हूँ कि कोई लैंड लॉक कंट्री की मिसाल ले लेते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि जनाब इसको नाइजीरिया जाना है, ठीक है, तो वो वहाँ से जनाब समुंदर के रास्ते कराची से चला, फिर वो जहाज़ जनाब रुकता है फॉर एग्जांपल कहाँ पर, कीनिया में। कीनिया से फिर वो दोबारा जो है क्या कहते हैं कंटेनर उतरता है, और फिर वो ट्रेन के ज़रिए से, क्योंकि उस साइड पर नाइजीरिया जो है कीनिया के बराबर में पड़ता है, तो फिर वो कीनिया जाता है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहला रही होती है। तो बिल्कुल आजकल जो है शिपिंग कंपनी जो है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो काम कर रही होती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि ट्रेन के ज़रिए से जाए, हो सकता है ट्रक्स के ज़रिए से, ट्रक्स के ज़रिए से इधर आए और फिर इधर से। तो ये इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कराची से जो है जो चीज़ें सेंट्रल एशिया में जानी है वो कहाँ जाती हैं, यहाँ से जनाब सारा ट्रक लेके जाता है सबसे पहले बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ। वो जो इलाका है गिलगित के अंदर सुस्त बॉर्डर कहलाता है, वो जो सोस्त नाम है उस इलाके का। वहाँ से फिर जो है वो चाइना जाता है, और चाइना से जो है कभी कभार जो है फिर वो दोबारा एक छोटा सा एक रास्ता है, वहाँ से साउथ कोरिया जो है उस समुंदर के रास्ते चला जाता है, जो कि आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता जो है कहलाता है। सी पैक भी कुछ इसी तरह से मल्टी मॉडल मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ही है कि चाइना में जो चीज़ बनेगी पहले लैंड रूट के थ्रू कहाँ आएगी, कराची आएगी, कराची से फिर सी थ्रू के ज़रिए कहाँ जाएगी, वो दूसरी जगहों पर जाएगी, इसलिए कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है दुनिया भर में मतलब इसको प्रैक्टिस जो है वो किया जाता है। इसी चीज़ को हम जो है क्या कहते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, कि हम ट्रेड फैसिलिटेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें या उसकी तरफ जा रहे हो। ये क्लस्टरिंग तो खैर मैंने इसकी मिसाल दी, लेकिन बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसा भी है कि वो क्लस्टरिंग, जैसे चाइना ने जो अपना क्लस्टर जो बनाया हुआ टेक्सटाइल का, वो एक मिनट, मुझे उस उनकी स्टेट का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी। वो समुंदर के साथ है ना, क्योंकि उनकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने जो है वो शंघाई, सॉरी, जो शंघाई उनकी स्टेट है वो इसका क्लस्टर है इनके टेक्सटाइल का, और वो सारा जो है वो इसके साथ है, समुंदर के साथ है, वो मतलब पोर्ट सिटी है वो, या आप कहते हैं कि उनकी ऐसी स्टेट है जो कि पोर्ट उसका बड़ा लंबा जो है वो लग रहा होता है उस साइड पर, वहाँ से जा रही होती है। ठीक है,
तो ये अच्छा जी, ये एक्सटर्नल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ हो गए। एक चीज होती है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है ट्रेड पॉलिसी के हवाले से, ठीक है ना। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब तो एक ही होता है कि मतलब सर जो इसमें लास्ट स्लाइड में स्पिल ओवर जो थी नॉलेज, ये क्या है सर? हाँ नहीं, ये नॉलेज मतलब ग्रेटर स्पिल ओवर नॉलेज का मतलब ये होता है कि क्योंकि क्लस्टर है वहाँ पर बहुत सारी फर्म्स मौजूद हैं, कोई नई फर्म आई है और उसको कुछ चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उसी क्लस्टर के अंदर मौजूद है तो वो उनसे सीखेगी, मतलब दूसरों के तजर्बे से जो है वो सीखा जा रहा होता है। इसी तरह से मतलब ये कि नॉलेज जो होती है वो एक से दूसरे के पास जो स्पिल ओवर हो रही होती है, इसकी वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि जो क्लस्टर होता है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो जो होता है इस पे। जैसे मैं एक बात कह दूं आपको कि एक चीज़ है कि आप किसी छोटी मार्केट से या अपने किसी इलाके की एक छोटी कोई शॉप मौजूद है, वो शायद क्या कहते हैं कि ज़्यादा महंगी चीज़ें देगा आपको एज़ कम्पेयर टू अगर बिल्कुल आप मार्केट में जाके ख़रीदते हैं। वो हालांकि सस्ती चीज़ें भी दे रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद जो छोटी दुकान वाला ये नहीं चाहता है कि वो यहाँ पर रहे, वो चाहता है कि नहीं यार मैं वहाँ जाऊँ। सही है ना। इसलिए कि सारे के सारे ग्राहक वहाँ पर आते हैं, सब लोग मेरे पास खुद ही आ जाएंगे, मतलब जैसे मार्केट सर में एक मोबाइल क्लस्टर होता है। मार्केट्स है, जी जी मोबाइल बिल्कुल मार्केट बिल्कुल। से आप देखें, हाँ जो होती हैं क्लोथ मार्केट्स होती हैं, ये मतलब हर हर जो है वो चाहता है कि वो अपने मेन जो वो है जहाँ क्लस्टर जो से, है उसका है वहाँ पर जाके जो है जहाँ मेन बिजनेस कर। क्लस्टर वहां जाके हाँ, इसलिए कि उसमें दोनों को फ़ायदा होता है, कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है और साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, कि बजाय छोटी ओके। मार्केट के अंदर वो 10% ज़्यादा मुनाफे के साथ मैं कहता हूँ कि, और वो जो है सिर्फ एक ही चीज़ बेच रहा हो और दूसरा जो है वो सोचे कि नहीं यार मैं जहाँ पर बैठा हूँ मेरे पास सिर्फ जो है 5% मेरे को मुनाफा है, लेकिन ये है कि मैं तकरीबन उससे 4 गुना चीज़ें बेचता हूँ, तो जाहिर बात है कि इन रिटर्न क्या हो रहा है उसको, जाहिर बात है ज्यादा ज़्यादा ही प्रॉफिट। हो रहा है, भले से परसेंटेज तो कम है लेकिन अमाउंट बहरहाल क्या कहते हैं उसको ज़्यादा है जो प्रॉफिट का मिल रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के ऊपर। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, ये मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको, अभी टाइम इतना है नहीं कि मैं करके दिखाऊं, बहरहाल हम इसको जो है प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के ऊपर जो है सर सॉरी टू कट यू, एक क्वेश्चन और है कि ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है इसके अंदर सप्लाई चेन की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, मतलब आपकी जो एवरेज हम आपने कहा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं उसमें सप्लाई चेन भी आती है? देखें सप्लाई चेन जो है अगर कोई जो फैक्ट्री में जहाँ पे चीज़ बन रही है और उसका जो फॉरवर्ड लिंकेज है उसका, उसमें तो जाहिर है क्या कहते हैं वो कॉस्ट इसकी नहीं है। फॉरवर्ड लिंकेज का क्या मतलब है, फैक्ट्री से चीज़ जो मार्केट में जा रही है उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट तो जाहिर बात है कि मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को तो बेयर नहीं करनी, ठीक है ना। वो बेयर करनी है किसको, जिस मार्केट में जा रही है, वो चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो या हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो उसको फेस करनी है। हाँ, ये जो बेयर करेगा कौन करेगा, अगर वो इंपोर्ट जो अपना इनपुट जो है अगर वो कहीं और से लेकर आ रहा है तो फिर जाहिर बात है कि उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा देखें कि ये सिंध के अंदर ऐलान किया होगा कि, या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ऐलान किया होगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इंसेंटिव दिए हुए हैं कि जनाब आप हमारी यहाँ के इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल जो ख़ास तौर से जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर आप करें, ताकि एक तो ये कि वहीं पर लोगों को रोज़गार मिल जाए और ये शहरों की तरफ आने वालों का जो है लोगों का जो है रुझान ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, इसकी क्या वजह हो सकती है, जाहिर बात है इसकी एक ही वजह हो सकती है। अगर मुझसे कोई कहे कि यार मुझे छोटी सी फैक्ट्री लगानी है यहाँ पर, चले गारमेंट फैक्ट्री लगानी है, ऐसा करते हैं कि टंडो आदम में लगा लेते हैं, वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने एक क्लस्टर बनाया है, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई है और वहाँ पर सबको ड्यूटी फ्री किया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि जनाब क्या हो रहा है, वहाँ पर वर्कर नहीं है। वर्कर मुझे कहाँ से बुलाने पड़ेंगे, बाहर से बुलाने पड़ेंगे। जब बाहर से वर्कर बुलाने पड़ेंगे तो फिर उसको मुझे पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। आ रही ना बात समझ में। तो जाहिर बात है फिर इस वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं रही मेरे पास, जो कि यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो रहेगी, ठीक है। या इस तरह की चीज़ है कि जनाब मैं लाहौर में कहा जा रहा है कि आप यहाँ लगा लें, लेकिन जो मैं इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ उसका इंपोर्ट जो मटेरियल है वो इम्पोर्टेड है 70%। अब इंपोर्ट अगर मैं करता हूँ तो कराची में तो ज़ाहिर बात है पोर्ट के साथ ही सिटी है,
इसके ऊपर मुझे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन लाहौर की तरफ लगाऊंगा तो ज़ाहिर बात है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से यहाँ पर तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एडवांटेज है मौजूद है, जो कि हम एक्सटर्नल का कहेंगे, और दूसरी तरफ जो है लाहौर के अंदर वो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज या आप एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज का एक डिसएडवांटेज है जो क्या कहते हैं वहाँ पर मौजूद है। तो ये जो आप कह रहे हैं सप्लाई चेन की जो कॉस्ट है, अगर वो इनपुट है तो जाहिर बात है जिसका इनपुट है उसी को ही बर्दाश्त करनी है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंट्रा इंडस्ट्री। इंट्रा इंडस्ट्री से देखें एक दो चीज़ें, एक इंटर इंडस्ट्री है और एक इंट्रा इंडस्ट्री है। इंट्रा इंडस्ट्री का मतलब ये है कि कोई एक ही चीज़ है, एक ही सेक्टर है जिसके अंदर पाकिस्तान, जिसमें उस मुल्क की एक्सपोर्ट भी है और इम्पोर्ट भी है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इंट्रा इंडस्ट्री किसी चीज़ में हो सकता है तो वो टेक्सटाइल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल की चीज़ें इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। आपको इम्पोर्टेड जो है क्या कहते हैं स्टफ़ अगर बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आप मार्केट में आप जाएँ, कोई इम्पोर्टेड चीज़ ख़रीदनी हो आपको अपने गारमेंट्स के लिए तो बड़े आराम से मिल जाता है कि फ़ला जगह का है, फ़ला जगह का है। तो इसका मतलब ये है कि और पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो ये इस तरह की, ये तो हो गई इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब आप इसको वाइस वर्सा कह लें कि डिफरेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसका जो है क्या कहते हैं जो ट्रेड हो रही है वो इंटर इंडस्ट्री कहलाएगी। अ कंट्री एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट इन सम इंडस्ट्री एंड इंपोर्ट्स प्रोडक्ट इन अदर इंडस्ट्रीज। आ रही बात समझ में? मतलब देखें, इंटर इंडस्ट्री का मतलब ये है कि यहाँ जो ट्रेड हो रही है वो सेम प्रोडक्ट्स नहीं है। इंट्रा इंडस्ट्री का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट्स या सेम सेक्टर का या सेम इंडस्ट्री का। ये एक संभव है। इंट्रा का मतलब सेम है और इंटर का मतलब है कि डिफरेंट है। ये मतलब आपकी ट्रेड दो तरीके से ही हो सकती है, सही है ना, या तो सेम होगी या सेम नहीं होगी प्रोडक्ट। उसको हम एक को इंट्रा और एक को इंटर कह देते हैं। मेजर कैसे करते हैं हम इसको, इस तरह से करते हैं। IIT मीन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ये है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए एक पे ब्रैकेट लगा हुआ है और एक पर ये मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, एब्सोल्यूट पॉजिटिव होगी। हाँ, ठीक है ना। तो ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव तो पहले से मौजूद है, तो एक तरफ एक जो है उसका टोटल है और एक का डिफरेंस है, उसको जो माइनस किया जाता है। ठीक है, ये आपका इंट्रा इंडस्ट्री का एक ही, इसको ग्लोबल लॉयड GLI इंडेक्स कहा जाता है। ग्लोबल लॉयड था एक साहब, इन्होंने जो है इसको इंडेक्स को क्रिएट किया था। ये है एक्चुअली ग्लोबल लॉयड इंडेक्स II। किस तरह से है ये x प्लस एम माइनस, फिर इसी को x प्लस एम से जो है आपने टोटल जो ट्रेड होती है, टोटल ट्रेड क्या हो गया एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये x प्लस एम कैंसिल हो गया, तो यही चीज़ बाकी बची। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको जो है क्या कहते हैं इससे कह रहे होते हैं। और ये 1 से माइनस करने की वजह क्या है कि अगर ये नेगेटिव भी आ रहा है तो 1 में से ज़ाहिर बात आएगा तो फ्रैक्शनल वैल्यू, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू नेगेटिव भी अगर आई तो हम 1 में से माइनस कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए कि जो आपका इंडेक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव, इंडेक्स नंबर जो है वो पॉजिटिव होता है। और वैसे तो ये मैं बता दूं कि दुनिया में बेवकूफ़ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना किसी चीज़ की इंडेक्सेशन कर देना है। आप उसका इंडेक्स बना दें, ठीक है ना। इंडेक्स से आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स है ना ये। इंडेक्स कितनी चीज़ों का है, कितनी चीज़ें ली गई इसके अंदर, कंज्यूमर आइटम्स लिए गए होंगे इसके अंदर। असल चीज़ तो ये कि कंज्यूमर आइटम लिया कौन सा है, यही है ना। अगर आप इसने उसमें से फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि जनाब कंज्यूमर आइटम कौन से जो कि आपके वाकई महंगाई को कर रहे हैं, अगर आप इसमें से हाउस रेंट निकाल दें तो ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, ज़ाहिर बात है नहीं होगा। जिसको हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है जनरल इतना है। इसमें से जो आपके स्टेपल फूड है वो निकाल दें, क्या हो सकता है, ज़ाहिर बात है नहीं होगा। इसके ऊपर पता लगा हमने जनाब उसके अंदर अगर किसी को इन्फ्लेशन कम दिखाना है तो आपने उठा के सारी की सारी प्रोडक्ट वो डाल दी कि जिसकी जो है प्राइस बढ़ी नहीं है, तो इन्फ्लेशन आपको बिल्कुल कम हो जाएगा, यही होगा ना। और अगर आपने सारी की सारी वो प्रोडक्ट छांट के डाल दी उसके अंदर जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
ये बात तय है, जाहिर बात है कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये दुनिया है, जन्नत तो है नहीं कि जहाँ हर चीज़ परफेक्ट होगी। जाहिर बात है कि हर चीज़ के अंदर बेहतरी गुंजाइश होती है। तो उसमें यही होता है कि हमारे पास ये चीज़ बड़ी सामने जल्दी आती नहीं है कि जो प्राइस इंडेक्स जो दिखाए जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल है। इसी तरह से और भी है जो हमें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है इंडेक्सेशन के हवाले से, कि दुनिया के अंदर जो है कौन सी यूनिवर्सिटी, हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं है, 1000 में भी नहीं है, यही आता है ना। तो भाई वो 1000 में भी आएगी कैसे? आपने जो इंडेक्स बनाया है उसमें रखा क्या है कि यूनिवर्सिटी का बजट कितना है, ठीक है। अब कराची यूनिवर्सिटी बेचारी का क्या बजट होगा, वहाँ तो जो अमेरिका के अंदर एक स्कूल के बजट से भी कम होगा। हमारे यहाँ जो तालीम का हाल है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो पैसे देती, क्या देती, कुछ भी नहीं देती। फिर उसके अलावा कि वहाँ से जो ग्रेजुएट निकलते हैं वो दुनिया के कौन से बड़े बड़े इदारों में जाते हैं। अब पता ये लगा कि अक़वाम मुत्तहिदा है, ये जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो तो हैं यूरोप में और अमेरिका में, तो वो जो भी वहाँ पढ़ेगा बढ़ के कहाँ जाएगा, वही जाएगा ना। सही है ना। कोई अलकरम के अंदर या गुल अहमद के अंदर जॉब करना थोड़ी आएगा वहाँ से करके। तो अब इस तरह की जब इंडेक्सेशन होगी तो आप तो कभी जिंदगी में कहीं भी ऊपर आ ही नहीं सकते उसकी। तो ये है इसके ऊपर। अच्छा, अब इसी के अंदर ये भी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की जो बात की, एक्स माइनस एम, अगर हम टोटल में देखेंगे, ज़्यादातर टोटल के अंदर तो इंट्रा इंडस्ट्री का पता ही नहीं लगेगा बिल्कुल। लेकिन ये इंडेक्सन किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, एक्स के साथ जो है इसके सबस्क्रिप्ट पे लिखा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ एक्स सी प्लस एम सी, मतलब ये क्लॉथिंग है कि गारमेंट है, एक्स जी माइनस एम जी, फिर उसके बाद एक्स जी माइनस एम जी। तो ये प्रोडक्ट को अगर हम लेके चलेंगे तो फिर हमें जो है वो चीज़ सामने वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स है, और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, ये इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये देखें आप, ये है एक 55310, ये 5 डिजिट के ऊपर है। इसका मतलब ये SITC में जो है वो लिया हुआ इन्होंने कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है परफ्यूम्स की वो ये है। ये देखिए सिर्फ ट्रेड, ये वो इंडेक्स नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये इंडेक्स नहीं है, क्योंकि देखिए क्या तो लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट्स हैं इन मिलियन, बिल्कुल ये डॉलर मिलियन है, और फिर यही मिलियन इंपोर्ट भी है। डॉलर्स में, जी जी, यही आ गया ना। देखिए पहला में एक्सपोर्ट है, दूसरा फिर दूसरे में इंपोर्ट, इंपोर्ट्स हैं। फिर ये हमने किया इसको, और उसके बाद इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ये आ गई 93%, ठीक है। इसका मतलब है ये इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट दोनों तकरीबन बराबर बराबर ही होती हैं, जो कि 100 के करीब है। US के अंदर इन्होंने बताया जो कि ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है उन्होंने उसी को यहाँ पर रिपोर्ट किया है। कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम, और ये देख लें 553 कॉस्मेटिक्स में भी आएगा, परफ्यूम के अंदर भी ज़ाहिर बात एक ही चीज़ आएगा, वो आ जाएगा। क्लॉथ्स, वॉशिंग मशीन 775 सारी मशीनरीज होंगी, 77 से जो भी शुरू हो रहा है। फिर ये इस तरह से जो है वो, फिर उसके बाद बुक्स एंड ब्रोशर, ये दुनिया में हर जगह बराबर ही होते हैं, मतलब क्योंकि पाकिस्तान से बुक्स जो है एक्सपोर्ट भी हो रही होती हैं, यहाँ इंपोर्ट भी होती है तकरीबन दुनिया में हर जगह, इसलिए कि बुक तो बुक है। ये थोड़ी कही जाएगी कि जनाब कि आपकी इकनॉमिक्स की बुक जाती है ज़्यादा, लेकिन इन रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट हो रही है वो मेडिसिन की बुक्स हो रही हैं, तो वो सेम सेक्टर नहीं है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की नज़र में बुक्स आर बुक्स, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि इनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। फ़ोटोग्राफिक कैमरास ये उन्होंने दिया हुआ है 2012 में कि एक्सपोर्ट इसकी जो है वो 2 बिलियन है और इंपोर्ट 1.7 बिलियन है। तो वो ज़ाहिर है कि ये सबसे क्लासिक एग्ज़ाम्पल है दुनिया में USA ओपन मार्केट की। ये तो इस सर वजह IIT शेयर जो है सर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? 93.5%। जी बिल्कुल, हाँ 93.5% का मतलब ये है कि जनाब ये यहाँ पर सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी हो रही हैं और इंपोर्ट भी हो रही है, मतलब कंपटीशन जो है वहाँ पर हाई है, सर ठीक है। जाहिर बात है कि वो एक्सपोर्ट होने का मतलब ये है कि लाजमी तौर पर वो प्रोड्यूस तो वहीं पर ही हो रही है। इंपोर्ट होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वहाँ पर, और लोगों को ये चॉइस हासिल है कि वो चाहे इंपोर्टेड चीज़ ख़रीद लें या
एक्सपोर्ट मटेरियल जो है क्या या जो डोमेस्टिक जो क्या कहते हैं जो प्रोड्यूस हो रही है वो चीज़ें खरीद सकें। ठीक है ना, ये आपके समझने के लेवल ऑफ आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को थोड़ा सा बता रहा होता है। ठीक, ये है एवरेज परसेंटेज शेयर ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन कंट्रीज टोटल ट्रेड। अभी आएगा इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ है आपको कि क्या ये इसका मतलब क्या होता है, कि नॉन फूड के बारे में है सारा। व्हाट एक्सप्लेन्स इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, some major IIT reflect trade driven by comparative advantage, product differentiation, actually है product differentiation। ये आप इसको थोड़ा सा, ये एक है मेरा ख्याल 1.5 पेज का है ये बुक के अंदर, ये आप लोग इसको पढ़ें, ये आपको थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं वो चीज़ वाज़ हो जाएगी क्या एक्सप्लेन जो है ये कर रहा होता है इसमें, क्योंकि मेरा ख्याल स्लाइड के अंदर एज सच जो है क्या कहते हैं इन्होंने नहीं किया। ये स्लाइड जो है ये आप समझ लें, ये मैंने नहीं बनाई है स्लाइड जितनी है ना, ये माइकल पुगल साहब से मैंने खुद उनको ईमेल करके उनसे मंगवाई थी। ये उनकी अपनी बनाई हुई जिनकी बुक है ये, उन्होंने ही जो है क्या कहते हैं इसको ये बनाई हुई। तो अब जाहिर बात है कि हर टीचर की नज़र में, हर किसी की नज़र में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं रखती। मेरा अपना ख्याल है कि जो चीज़ें व्हाट एक्सप्लेन इंट्रा इंडस्ट्री जो बुक में दी हुई है वो यहाँ पर जो है रखनी चाहिए थी, लेकिन ये कि ये उन्होंने ज़्यादा नहीं दी है इसके ऊपर, ये आपको बुक जो है पढ़नी पड़ेगी। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप में से वो लोग जो कि थीसिस करना चाहते हैं, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड से रिलेटेड बहुत कम काम हुआ है पाकिस्तान के हवाले से या डेवलपिंग कंट्रीज़ के हवाले से। अगर आप लोग क्योंकि जाहिर है कि इसके बाद आप लोगों को थीसिस की तरफ ही जाना है, तो अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड में ही रहना चाहता है, मतलब जाहिर बात है कि सबसे पहले तो ये है कि आपके अंदर वो जो है एक इंटरेस्ट हो कि नहीं आपको इंटरनेशनल ट्रेड में ही करना है। तो मेरा ख़्याल है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो उस पर आप जो है क्या कहते हैं ये काम इसकी बहुत गुंजाइश अभी तक मौजूद है एक डिफरेंट सिनेरियोज़ के हवाले से। तो ये है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बताना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल क्योंकि 9 बज गए हैं और 9:30 बजे, बल्कि कभी 9:15 बजे ही हमारी यहाँ लाइट चली जाती है ये तो मैं इसको आज यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और नेक्स्ट में इंशाअल्लाह एक चीज़ होती है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि हम डेटा वगैरह जो डाउनलोड करते हैं कहाँ से। मैं 1 मिनट ज़रा इस पर शेयर करता हूँ आप लोगों को, बस 5 मिनट और लगाऊंगा मैं, 5 या 10 मिनट, उसके बाद फिर हम क्लास ख़त्म कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक साइट है, अगर आप लोगों ने कभी यूज़ की हो, trademap.org, ठीक है। उसके अलावा एक और है, जब तक ये खुलने में बता दूँ आपको, जिसको हम कहते हैं WITS, WITS, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन .worldbank.org। इसको जो है अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, ये इसकी है, इनके ऊपर जो है आपको सबसे पहले ये रजिस्टर कराना पड़ता है। मैं क्योंकि पहले से रजिस्टर्ड हूँ इसके ऊपर, तो इस वजह से मैं बहुत सारा डेटा जो है इसके ऊपर आराम से डाउनलोड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ट्रेड मैप हाउ डज इट वर्क। ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट देखिए, ग्रुप एक इंपोर्ट से और एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, सिंगल है, प्रोडक्ट ग्रुप है, कंट्री है, ये क्या है। फॉर एग्जांपल जनाब मैंने उसको क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है टोटल ऑल प्रोडक्ट, ये हमने कर दिया। कंट्री के हवाले से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पाकिस्तान, ये हुआ। ईयरली टाइम सीरीज डेटा की हम बात करते हैं, इफ़ आई क्लिक दिस तो देखिए हमारे पास क्या चीज़ आएगी सामने, ये हमारे पास पाकिस्तान का 5 साल का जो है डेटा आ गया। ये 5 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल 20 तक जा सकता हूँ इसको, तो ये बहुत सारी खुल गई है 2003 से लेके 2019 तक का डेटा। 2020 तो भी चल रहा है, तो ज़्यादा बात है 2020 का डेटा अभी नहीं मिल सकता है। ये पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट है, और उसमें से हमने दिखाया कि इंपोर्ट है ये, पाकिस्तान की ग्लोबल इंपोर्ट है ये इंपोर्ट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा किससे इंपोर्ट करता है इस साल 2019 में, पाकिस्तान की इंपोर्ट कितनी थी, ये $1000 में लिखा हुआ है, तो ये 2 कॉमर्स के बाद का मतलब 50 बिलियन हो गया, ये
$50 बिलियन पाकिस्तान की इंपोर्ट थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से थी? चाइना से थी, $12 बिलियन की। लेकिन अब आप ये देखें कि ये $12 बिलियन अभी हुई है 2019 में। मैं 2010 में देखता हूँ कितनी थी। 2010 के अंदर कितनी है? $5 बिलियन। 2003 में आ जाते हैं तो 957 मिलियन है, यानी कि 0.957 बिलियन है, मतलब 1 बिलियन थी, लेकिन अब जो है ये इतनी हो चुकी है हमारे पास। उससे पहले सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमारे पास कहाँ से थी? अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब ये आ गया, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपोर्ट उस ज़माने में 2003 में कहाँ से थी? यूनाइटेड अरब एमिरेट से थी। ठीक है, ये चीज़ है। अगर अब मैं आ जाता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए बाय कंट्री है, अगर मैं इसको करूँ बाय प्रोडक्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये 2 डिजिट है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सी है? 27 कौन सा है? ये पेट्रोलियम है। 84 जो है वो मशीनरी है। 85 इलेक्ट्रिकल मशीनरी है। 72 आयरन एंड स्टील फोर्थ है। ऑर्गेनिक केमिकल्स है। प्लास्टिक मटेरियल्स। फिर 15 जो है एनिमल वेजिटेबल्स फैट्स। ये एक्चुअली ये हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट अब देखेंगे जो हमारे पास, ये बिल्कुल छठे नंबर पे आ रही है। इसकी आने की वजह ये है, हम पाम ऑयल जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल्स के लिए, तो वो पाकिस्तान की इस नंबर पे। इस पूरे ग्रुप के अंदर एक ही प्रोडक्ट है और वो ये पाम ऑयल है। ये 2 डिजिट के ऊपर है। फिर उसके बाद वही आ जाता है कि ये देखें मुख्तलिफ डिजिट हैं, 4 डिजिट और 6 डिजिट में बात बताऊँगा। जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जो प्रोडक्ट होती है वो 6 डिजिट होती है। इसको मैं 5 पे ही कर देता हूँ ताकि वो सामने चीज़ नज़र आती रहे इस तरह से, कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है वो क्या है? पेट्रोलियम है। सिंगल प्रोडक्ट क्रूड ऑयल 3.9 बिलियन। 3.5 बिलियन जो है वो लाइट ऑयल्स एंड पेट्रोलियम, इसके अंदर ये सारा डीजल और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फिर थर्ड नंबर पर जो है फिर वो आपकी नेचुरल गैस है, LNG जो आ रही होती है 3.2। फिर ये सारा का सारा ऑयल है जो आपका। फिर देखें ये भी, और ये सारा का सारा 27 पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्टेड प्रोडक्ट क्या हो गई? ऑयल होगी, पेट्रोलियम ऑयल। दूसरे नंबर पे जो आ जाती है फिर वो भी ऑयल है। वो कौन सा ऑयल है? अब ये पाम ऑयल है। पाम ऑयल ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसके अलावा फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसी तरह से ये एक्सपोर्ट, आगे अभी हमने इंपोर्ट देखी, हम जो है फिर साथ साथ यहाँ इंपोर्ट लिखा हुआ है, इसको एक्सपोर्ट को देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस चीज़ की है। तो आप देखें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, ये 632 जो है ये बेड लिनन है आपका, ये सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे फिर जो है मैन बॉय सूट्स असेंबल्स, ये सारा का सारा, क्योंकि ये ब्रॉडर कैटेगरी में हुआ है, 4 डिजिट के ऊपर है, हम इसको चाहें तो 6 पे भी ले सकते हैं। ये गारमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो राइस है। राइस अब जाके हुआ, वरना किसी ज़माने में ऐसा था कि राइस सिंगल लार्जेस्ट भी जो है क्या कहते हैं हमारा पाकिस्तान का प्रोडक्ट रहा है। दूसरे नंबर पे फिर जो आ जाता है ये कॉटन यान है, ये भी कॉटन यान, ये कॉटन फैब्रिक, ये फिर आपका लेदर प्रोडक्ट, फिर ये आपका जो है वो। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये प्रोडक्ट क्लस्टर एट 4 डिजिट्स है, तो सर ये क्या मतलब 6 डिजिट्स और 4 डिजिट्स में क्या मतलब, क्या डिफरेंस है? ये मैंने आपको सिर्फ अभी बताया है थोड़ा सा, ये ठीक है ना, कि ये देखें हमारे पास होगा, आप लोग जाएं इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करा लें इस पे भी, और जो दूसरा मैंने रखा हुआ है ये वाला वेट्स का, ठीक है, रजिस्टर कर लें। फिर मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं कि 4 डिजिट क्या होता है, 6 डिजिट क्या होता है, 2 डिजिट क्या होता है, और नेशनल टैरिफ लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट एट दी टैरिफ लाइन, ये टैरिफ लाइन क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके ऊपर करूँगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सही है। एनी क्वेश्चन? 9:15 होने वाले हैं, बस बंद हो रहा है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सप्लाई चेन तो आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया, बस मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है या हम इंपोर्ट में तो हम फॉरेन कंट्री को प्राइस पे कर रहे होते हैं, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ड्राई पोर्ट तक या जो भी सी पोर्ट है उस तक पहुंचाने तक प्रोड्यूसर का मतलब प्रोड्यूसर पे नहीं होता ये? बिल्कुल प्रोड्यूसर पे आएगा, ये एक्सपोर्टर सर पे ये एक्स वर्क वगैरह जो होते हैं, तो फिर हम ये क्या होता है, इकोनॉमीज ये ऑफ क्या स्केल यही में चीज उसको है? इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे?
पहले मैं एक का जवाब दे दूं। देखिए, एक्सपोर्ट को और डोमेस्टिक सप्लाई को थोड़ा सा अलग रखें। एक्सपोर्ट वाला पता है क्या करता है? एक्सपोर्ट वाला करता है कि बस ये हमने जहाज तक पहुंचा दिया, उसके बाद से जो चीज़ है ना वो इम्पोर्टर की है, जो बाहर मुल्क में बैठा हुआ है। लेकिन देखिए, नेगोशिएट करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जनाब, ये भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब होता यह है कि वो अपने आप को बैलेंस करके देखता है किस में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सही है ना कि नहीं जनाब? टैक्स भी आपको बर्दाश्त करना होगा, फलां भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ये थ्योरी के अंदर आएगी ये चीज़ कि कौन कौन सी चीज़ बर्दाश्त करता है। क्योंकि देखिए, अभी तो हमने सिर्फ फ्री ट्रेड पढ़ा है ना, अभी हमने ये तो नहीं पढ़ा कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कैसे लगती है, कैसे होती है, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, उसमें कौन गेन करेगा। ठीक है ना, ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये इफेक्टिव होती है या नहीं होती, ये सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है ना अभी। ये सारी चीज़ उसके अंदर आएगी। ठीक है। अच्छा, आप कुछ कह रही थी एक और बाद में जो ने सवाल जी किया। सर, मैं एक्स वर्क जो होते हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं तो एक्स वर्क चार्जेस वगैरह होते हैं, ये सब वो ये के बिल्कुल, ये हाँ जो जी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो मतलब वही जो आप कह रहे थे कि अभी हाँ शिप हाँ, तक पहुंचाने का और उसके चार्जेस वो इंक्लूड होते हैं या नहीं, आई थिंक बिल्कुल यही बिल्कुल। सब। देखें, हाँ हाँ बिल्कुल, देखें अगर मैं इम्पोर्टर हूँ तो मतलब लॉजिकली क्या है, मेरे घर तक पहुँचने में जो चीज़ हो रही है, जो खर्चा आएगा वो ज़ाहिर बात है मुझे उसको पे करना है, सीधी सी बात है। हम्म ठीक है ना, तो ये है जनरली तो यही है। लेकिन ज़ाहिर बात है मार्केट प्रैक्टिसेस कुछ और होती हैं। आ रही बात समझ में आपके? जिसलिए कि जिसके पास ज़्यादा जी बार्गेनिंग पावर होता है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा करता है, जिसके पास नहीं होता वो नहीं करता है। सही है। मिसाल के तौर पे एक बात कह दूं कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ना, अब चाइना हम्म वाला कहता है पाकिस्तान के पास आता है, इसलिए कि पाकिस्तान से जो चीज़ चाइना में इंपोर्टर खरीदेगा वो क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगी। 100 रुपए की चीज़ कहीं से खरीदता था चाइना वाला, चले हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का मैं इंपोर्टर हूँ पाकिस्तान के अंदर। पहले पाकिस्तान ने कहा था आप ये मशीनरी इंपोर्ट करेंगे 25% ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, चाइना वाले ने कहा, हमने कहा कि चाइना से अगर आप आएंगे तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है, तो मैं फौरी तौर पर चाइना के पास भागूंगा ना, वहाँ के किसी जी एक्सपोर्टर को बढ़ूंगा। अब चाइना वाले को पता है कि ये मुझसे क्यों ले रहा है, हम्म इसलिए कि ये तो जनाब अब हर चीज़ 25% सस्ती पड़ रही है ना मुझे, तो जब भी तो चाइना बिल्कुल वाले के पास आया, तो बार्गेनिंग पावर की जाहिर बात है कहाँ शिफ्ट हो गई, चाइना वाले के पास चाइना। शिफ्ट हो गई वो। हम्म आ रही बात समझ में? तो जाहिर है कि इसके ऊपर सर मैं क्योंकि देखे, जी जी, हाँ हाँ कहिए। सर मैं लाइक सर मैं पिछले 5 साल से जो है ना वो लाइक एक एम्ब्रॉयडरी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, और ये इम्पोर्ट सारा मैं ही लाइक चाइना से देखता था, तो मैं मतलब उसको हेड कर रहा था। उसके अलावा सर मतलब ये सर इंट्रोकॉन्स एक टर्म होती है, उसको अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना तो उसमें सारा आ जाएगा कि मतलब इसमें मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। लाइक एक ये होता है कि आपका लाइक कि आप डोर से पिकअप करते तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, फिर लाइक आप पोर्ट से या आउट ऑफ सिटी से पिक करते हैं तो वो एक पूरा एक चार्ट बना हुआ है वो लाइक मैं अगर फ्री हाँ हाँ, होऊंगा तो मैं इंटरकॉम लाइक नहीं, इनको टर्म्स कहलाता है वो सारा। हाँ ये सर एग्जैक्टली तो सर हाँ वो पूरा एक पूरा चार्ट होता है, और एक मतलब लाइक उसमें सारी चीजें जो है वो मतलब डिस्कस होती हैं, मतलब वो होता है कि भाई किस तरह ब्रेकअप है एंड ऑल। और सर क्या नाम है उसके अलावा सर मतलब चाइना के साथ तो सर हमारे बड़े मतलब मतलब टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेंज हो गए, और फिर उसके बाद सर वो काफी डिटेल में अब मतलब 9:15 होने वाले हैं, वरना सर मैं आपको काफी डिटेल में लाइक हाँ हाँ, वो तो इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्कस इसको, ये इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसको ठीक है जी। तो बस ये जो है क्या कहते हैं, अब हम इसको एंड कर रहे हैं।